हेलो एट्थ क्लास। आज हम आपको एक चर्रस वाले चैप्टर से उदाहरण 8 समझाएंगे। बच्चे बहुत बड़ा सा प्रश्न देखकर घबराहट होने लगती है कि कितना बड़ा है, हम उसको घबराहट में पढ़ते ही नहीं हैं, जबकि उसका आंसर बहुत छोटा सा है, बहुत आसानी से हल हो सकता है। तो ज़रा हम ध्यान से पहले पढ़ें कि क्या लिखा है प्रश्न में। तो वो बंसी एक बच्चा है, उसके पास कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं तथा कुछ 5 रुपए वाले सिक्के हैं। उसने इकट्ठा किया होगा, कुछ मम्मी पापा ने दिया होगा, तो 2-2 रुपए के सिक्के उसके पास थे कुछ, और कुछ 5 रुपए वाले सिक्के थे, है ना। उसने देखा कि 2 रुपए वाले सिक्के उसके पास ज़्यादा हैं और 5 रुपए वाले कम हैं। तो जितने 5 रुपए वाले सिक्के थे उसके 3 गुने हैं 2 रुपए वाले। देखो लिखा है, यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग कितना, 77 रुपये। जब उसने जोड़ा कि कितना रुपया हमारे पास है, तो 5-5 रुपये वाले जितने सिक्के थे उसमें 5 से गुणा कर दिया, और 2-2 रुपये वाले जितने सिक्के थे उसमें 2 से गुणा कर दिया। जितना आया जोड़ लिया, तो कितना आया, 77 रुपया। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। जब आप अपने गुल्लक में पैसा इकट्ठा करते हो या कहीं पर भी इकट्ठा करते हो, तो जब एक दिन उसको खोल के जोड़ोगे, तो जैसे जोड़ते हो वैसे उसने भी जोड़ा होगा। तो मान लो 5 रुपये के x सिक्के हैं, तो उसका मूल्य कितना होगा, 5x। अगर 5 रुपये के x सिक्के हैं तो 2 रुपये के 3x होंगे, है ना। और 3x में 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6x आ जाएगा, और तब ये पूरा रुपया कितना हो गया, 77 रुपये। चूँकि x का मान हमें नहीं मालूम है, इसलिए 5x और 6x जोड़ेंगे 11x बराबर 77। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। 11 से भाग दे देंगे तो 7 आ जाएगा। x का मान 7 आया, यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 7। और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 7 त्रिक 21। ठीक है, अब आपको प्रश्न समझ में आया। 21 सिक्के हैं 2 रुपये वाले और 7 सिक्के हैं 5 रुपये वाले। क्लियर हो गई बात। हाँ, अब देखिए उदाहरण 9। यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग, 11 के गुणज का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। जैसे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो ये 22, 33 ये सब क्या है, 11 के गुणज है। देखो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 11 और 22 में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है ना। 11 33, 22 में 11 जोड़ देंगे तो 33 मिल जाएगा, 33 में 11 जोड़ देंगे तो 44 मिल जाएगा, होगा ना। तो ऐसे ही लगातार 3 गुणज, जैसे 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 22 33, ऐसे लगातार 3 गुणज। या जैसे 11 पचे 55, 66 और 77, ऐसे 3 लगातार गुणज का योग कितना है, 363 है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमको तीनों गुणज ज्ञात करने हैं। तीनों गुणज क्या हैं, तो मान लो पहला गुणज x है, हमको नहीं पता है पहला क्या है, 11 है कि 22 है कि 33 है, 44 है कि 55 है, कितना मुझे नहीं पता है। तो पहला गुणज x मान लिया। तो दूसरा गुणज क्या होगा, x में 11 जुड़ के जो आएगा वही तो होगा। और तीसरा क्या होगा, इसी में फिर 11 जोड़ दें तो x प्लस 22 हो जाएगा। तीनों गुणज, एक है x, एक है x प्लस 11 और दूसरा क्या होगा, x प्लस 22। समझ रहे हो ना। और इन तीनों का जोड़ x, x प्लस 11 और x प्लस 22, तीनों का जोड़ क्या है, 363। आप देख लो x, x और x जोड़ेगा तो कितना होगा, 3x होगा। और 11 और 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। ये 33 363 में से जाकर इधर आएगा तो घट जाएगा ना। दोनों और अगर -33 कर दें तो इधर वाला तो कट जाएगा, इधर -33 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 330 आ जाएगा ना। 363 में से 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 330। अब अगर 3 से भाग दे दें तो कितना आ गया, 110। तो पहला वाला कितना हो गया, 110। 110 में 11 और जोड़ देंगे तो दूसरा आ जाएगा, उस दूसरे में 11 और जोड़ देंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो पहला गुणज 110, 11 और जोड़ा तो 121, और 11 जोड़ा तो तीसरा कितना आ जाएगा,
32, 11 दहम 110, 11 ग्यारहियम 121 और 11 बारहियम 132। ये 3 लगातार 11 के गुणज हैं। क्वेश्चन समझ में आया? 11 के गुणज का मतलब ऐसे ही किसी भी नंबर का गुणज पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ 11 का है। आपके क्वेश्चन में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, आपकी प्रश्नावली में हम बताएंगे, ठीक है। अब उदाहरण 10 देखते हैं। उदाहरण 10 क्या है? दो पूर्ण संख्याओं का अंतर। पूर्ण संख्या समझते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। तो दो पूर्ण संख्याएं का अंतर 66 है। अंतर कितना है? अगर पहली पूर्ण संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या को घटाएं तो कितना आता है? 66। यदि उनमें 2 और 5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों पूर्ण संख्याओं में 2 और 5 का अनुपात है, यानी दोनों संख्याएं 2x और 5x होंगी, क्योंकि दोनों संख्याएं 2 5 के अनुपात में हैं। अतः हम एक संख्या को 2x तथा दूसरी संख्या को 5x मान सकते हैं। तो देख के ही लग रहा है 2x से ज़्यादा बड़ी होगी 5x, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो कितना आएगा? 66, क्योंकि बताया है दोनों पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है? 66 है। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3x आएगा। 3x 66 है, तो x बराबर कितना हो गया? 22। तो चूँकि हमने पहली संख्या 2x मानी है, तो 2x का मान 22 निकला है। 2 गुणे 22 तो 44 हो जाएगा, और 5 गुणे 22 कितना है? 110। यानी एक संख्या 110 और दूसरी कितनी है? 44। दोनों को घटा के देखो 66 आएगा। समझ में? कितना छोटा सा क्वेश्चन है क्या? पहली संख्या अगर अनुपात 2 5 है तो पहली 2x दूसरी 5x, तो दोनों का अंतर कितना? 66। तो 3x बराबर 66, यानी x बराबर 22। 3 से भाग दे देंगे तो 22 आएगा। 22 दूना 44 और 22 पंजे 110। ये दोनों पूर्णांक आ गए आपके। अब देखिए उदाहरण 11। देवेशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये वाले कुल 25 नोट है। अभी जब आपने पहला क्वेश्चन देखा था तो उसमें कुछ सिक्के थे बंसी के पास। देवेशी बड़ी लड़की है कोई, जिसको उसके घर में किसी ने पैसे जो दिए होंगे इकट्ठा किया है, जिसमें 50 रुपये के नोट हैं, 20 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं, ठीक है। और कुल 25 नोट हैं। कुल नोट कितने हैं? 25। अब 50 के कितने हैं? नहीं पता। 20 के कितने हैं? नहीं पता। 10 के कितने हैं? नहीं पता। लेकिन टोटल कितने हैं? 25। और उनका मूल्य कितना है? 590 रुपये। मूल्य मतलब अगर उस रुपये को जोड़ा गया तो कितना आया? 590 रुपये, ठीक है। यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाली नोटों की संख्या में अनुपात 3 और 5 है, 50 रुपये और 20 रुपये वाली नोटों की संख्या में अनुपात कितना है? 3 5, यानी 50 रुपये के 3x नोट हैं और 20 रुपये के 5x नोट हैं। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हम लोगों ने इसको 50 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट ऐसे रख लिया। 50 रुपये के नोट 3x होंगे क्योंकि उसका अनुपात 3 और 5 का है ना, तो 50 का 3 होगा, 20 का 5, तो ये 3x और 5x हुआ, ठीक है। टोटल कितने हैं? 25 नोट हैं, तो 25 में से 3x और 5x घटा देंगे। 3x 5x यानी 8x, 8x घटा दिया 25 में से 8x, तो ये 10 रुपये के नोट हो जाएंगे, क्योंकि टोटल तीनों कितने हैं? 25 नोट हैं। तो ये 10 रुपये वाले नोट 25 में से 8x घटा देंगे। 50 रुपये और 20 रुपये वाले नोट घटा देंगे तो जो बचेगा 10 ही रुपये वाला बचेगा ना। तो टोटल 25 था, जिसमें से 5 3 8x घटा दिया, तो ये 10 रुपये के नोट बचे, ठीक। अब 3x तो 50 रुपये के नोट हैं, तो 50 से गुणा कर देंगे तो ये इसका मूल्य हो जाएगा। 5x किसका है? 20 रुपये के नोट हैं, उसमें 20 से गुणा कर देंगे तो ये 20x वाले का मूल्य हो गया। और ये 10 रुपये के नोट है तो इसमें 10 से गुणा कर दिया, तो कुल ये मूल्य हो गया। ये मूल्य कितना हो गया? 590 रुपये दिया है, 590 रुपये ना। तो 50 दिया, 150x हो गया। ये 20 पंजे 100x हो गया, और 10 से यहाँ गुणा करेंगे तो 25 दाम 250 माइनस 10 अट्ठे 80x बराबर 590। अब देखो ये भी x, ये भी x और ये भी x, लेकिन ये दोनों धनात्मक हैं, ये ऋणात्मक हैं। तो 150 और 100
250 हो गया, 250 में से 80 घटा देंगे तो कितना आएगा, 170x आएगा। ठीक, और ये 250 में तो x है नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया। तो दोनों ओर 250 घटा दिया, यहाँ भी घटा दिया, यहाँ भी घटा दिया, तो ये और ये 250 कट जाएगा, 170x बचा। और 590 में से 250 घटाए तो कितना आ गया, 340। 340 में 170 से भाग दे दिया, तो 0 0 कट गया, 17 दूनी 34। x का मान कितना आ गया, 2। x का मान 2 आ गया तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, ये 50 रुपये के नोट हो जाएंगे। और 5 दूनी 10, ये 20 रुपये के नोट हो जाएंगे। ठीक है, 10 ये हो गए और 6 ये हो गए, 16 है ना। 8 दूनी 16, 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 नोट हो जाएंगे 10 रुपये वाले। समझ रहे हो ना, x का मान जो 2 निकला है उससे 50 रुपये के नोट 3x थे, तो 3x यानी 3 दूनी 6। ठीक, और 20 रुपये वाले 5x थे, तो 5 दूनी 10 नोट। 10 रुपये वाले नोटों की संख्या 25 में से 8 दूनी 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 नोट। ये आंसर आ गया। 6 नोट था तो 6 पंजे 300 हो जाएगा, 10 था तो 10 दूनी 20, 200 हो जाएगा, और 90 ये 9 दाम 90, कुल 590 आ गया कि नहीं। अब देखो एक्सरसाइज 7.2 7th चैप्टर है, उसका सेकेंड एक्सरसाइज है, और आपके उसमें बी लिखा होगा 7.2 बी। ठीक है, या 7B। प्रश्न नंबर 1, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पढ़ने में थोड़ा लग रहा है क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे इन्होंने पूछा कि वो संख्या क्या है, तो आप मान लो माना वो संख्या x है। ठीक, अब यहाँ से बात शुरू हो जाएगी दी एक एक पॉइंट। अगर आपको किसी संख्या से, तो वो किसी संख्या का हमने क्या माना, x, फिर का किसी संख्या से 1/2 घटा दिया 1/2, तो x में से 1/2 घटाया तो x माइनस 1/2, ये परिणाम आ गया। इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो 1/2 से हमने गुणा कर दिया, करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो जो बराबर है कितना है, 1/8 प्राप्त हो गया। कोई संख्या है उसमें से 1/2 घटाया, जो आया घटाने पर उसमें 1/2 का गुणा किया तो क्या मिला, 1/8 बन गया समीकरण। बना कि नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, माना वो संख्या x है, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटा दिया, परिणाम को 1/2 से, परिणाम मतलब घटाने के बाद जो आ रहा है उसमें 1/2 का गुणा करने पर क्या मिल रहा है, 1/8। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पे दोनों तरफ अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 कट जाएगा कि नहीं, और ये 2 आके यहाँ पर भी गुणा कर दिया तो 2 चौके 8, 1/4 हो गया। समझ रहे, या यूँ कहो कि इस 2 को यहाँ कर दिया, नीचे है तो यहाँ ऊपर 2/8 यानी 1/4। ठीक, दोनों ओर 2 से गुणा करने पर दोनों ओर, यानी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ये 2 कट जाएगा, और ये 2 चौके 8 कट गया, क्या मिला, ये मिला। ये 1/2 इधर कर दिया, तो 1/4 1/2 जोड़ेंगे, 4 लघुत्तम आएगा, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आ गया, 3/4। तो वो संख्या क्या थी, 3/4। ठीक, समझाने में ज़्यादा समय लग रहा है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो हल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, सब बढ़िया से हल कर लोगे, है ना बेटा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। एक तरणताल, तरणताल किसको कहते हैं मालूम, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल नाम सुना है ना आप लोगों ने। स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
स्विमिंग पूल कैसा है, चौकोर है, लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आयताकार है ना। तो ये देखिए हमने बनाया एक स्विमिंग पूल, उसकी चौड़ाई कितनी हमने x मान लिया, और लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक, चौड़ाई के दुगना यानी 2x और 2 अधिक यानी +2, ठीक है ना। तो लिखा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। ये चित्र देख के समझ में आ रहा है ना, ये चौड़ाई और ये क्या है, लंबाई 2x + 2, ठीक, लंबाई और चौड़ाई, ठीक। और परिमाप किसको कहते हैं, चारों भुजाओं का योग। ये चारों भुजाओं का योग जो होगा वही क्या कहलाता है, परिमाप। चारों भुजाओं में 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है ना। अब देखिए इसको हल कैसे किया गया, चित्र तो आपने बना लिया, यहाँ लिखा लंबाई और ये चौड़ाई। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई की दुगने से 2 अधिक, 2 अधिक कहने से +2 करना होगा, और दुगना मतलब 2 का गुणा करना होगा, ठीक है। चारों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है, और चारों भुजाओं में 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, ठीक। तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। लंबाई हमने कितनी मानी, 2 बार लंबाई, यानी लंबाई हमारी कितनी है, 2x + 2 है, तो 2 से गुणा कर दिया, 2 बार दुगना लंबाई है ना, तो 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x + 4 हो जाएगा, और दुगना चौड़ाई कितना होगा, 2x हो जाएगा, है ना, 2 × 1 यानी 2x। तो दुगना लंबाई धन दुगना चौड़ाई ही परिमाप है, और परिमाप कितना दिया है बेटा, 154, और लंबाई इतना आया है, चौड़ाई इतना आया है ना, और जोड़ कितना आएगा, 154 उन्होंने बताया है प्रश्न के अनुसार। अब 4x और 2x जोड़ेंगे कितना आएगा, 6x आएगा, है ना, और ये 4 अलग आएगा। देखो ये 4 में x नहीं है, जिसमें x है वही जुड़ेगा, और जो ये क्या है, अचर है, वो अचर के साथ चला जाएगा, है ना। अभी इस 4 को उधर कर देंगे, या तो यहाँ -4 दोनों और -4 कर देंगे तो ये कट जाएगा, है ना। तो 6x बराबर कितना हो गया, 150 हो गया। जब इस ये तो कट गया, 154 में से 4 घटेगा तो कितना है, 150। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150 में 6 से भाग देंगे, दोनों और 6 से भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा, 25, यानी x का मान कितना हो गया, 25, यानी चौड़ाई कितना हो गया, 25, 25 का दूना 50 और 2 और जोड़ दें तो 52 मीटर क्या हो गया, लंबाई 52 मीटर हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई, 25 मीटर। समझ में आया, एक बार और खूब अच्छे से देखोगे और सुनोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर आपको कुछ जो संकेत लिखे गए हैं उसको भी देखते रहना, ठीक है। एक उदाहरण, एक प्रश्न और कर लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझते हो, ऐसा त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं ना, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो, सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, 2 भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज, है ना, का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। आधार कितने, 4/3 सेंटीमीटर, तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होगा। अब आयत में 4 भुजाएं होती हैं तो 4 भुजाओं का योग लिखते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो तीनों भुजाओं का योग 4 सही 2/15। इसको अगर पूरा लिखेंगे, 15 चौके 60, 2 62/15, समझते हो ना इस बात को, हाँ। और इसकी 2 बराबर भुजाओं को ज्ञात करो। 2 बराबर भुजाओं का नाप हमको नहीं दिया हुआ है। ये देखो ये त्रिभुज है, इसकी ये 2 बराबर भुजाएं हैं और ये आधार का मान कितना है, 4/3। तो तीनों भुजाओं का योग, अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने बताया है कि जिसको 2 भुजाएं बराबर हों, और माना जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उनकी लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या था, तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजाओं में एक x है, दूसरा भी x है,
और तीसरा 4/3 है, और टोटल कितना है 62/15। परिमाप कितना दिया है 62, इसका मान कितना है 62/15 यहाँ पर हमने निकाला है ना। तो ये x और x जुड़कर तो 2x हो गया, और 62/15 में से ये 4/3 इधर प्लस है ना, इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, घटा दिया। 15 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 15 होगा। 15 एकम 15, 62 एकम 62, 3 बचे 15, 5 चौके 20। ये तो आपको पता होगा, 7th क्लास में आपने सीखा होगा। 62 में से 20 घटाएंगे तो 42 आएगा, 42/15, और 2 से फिर भाग दे देंगे तो 2 नीचे आएगा, 2 से 42 कट जाएगा तो कितना आएगा 21। फिर 3 से 3 5 15, 3 सते 21, कितना आया 7/5। और चूँकि सही बटे में यहाँ दिया हुआ तो हम लिख सकते हैं 5 एकम 5, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। क्या आ गया, उसकी दोनों बराबर भुजाएं पूछे ना, 2 बराबर भुजाओं को ज्ञात करो, तो उसका मान कितना आएगा 1 सही 2/5। या नहीं अगर आपको ये समझ में आता है तो इसको 7/5 आप लिख सकते हो। ठीक है ना, दोनों बराबर भुजाएं कितनी है 7/5। क्लियर है, चित्र देख रहे हो ना, ऐसे ही चित्र बनाकर आप भी करोगे। ठीक, ऐसे कलरफुल आप भी नोट्स बनाओगे तो उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा समझ में आएगा। ठीक, आज बस अभी इतना ही। चौथे प्रश्न से हम आपको कल अगले टर्न पर कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।